नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ाना एक क्लास डिस्कस करते हैं जिसका नाम है यूपी ट्रिपल एस सी पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज। तो इस सीरीज में हम क्या करते हैं, अ, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देखते हैं, जो भी आपके पिछले साल में जो यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने मेंस एग्जाम में या फिर पैट के एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो उन सबको हम देखते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, जिससे आपके जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपको फ़ायदा मिले और आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। ठीक है। और इस क्लास का आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इसको अंत तक पूरा देखेंगे। ठीक है। हमारी क्लास ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, बहुत छोटी क्लास होती है और बहुत ही कम टाइम में आप क्लास का रिवीजन कर लोगे, अपने पी वाई क्यू रिव्यू का जो है रिवीजन कर लोगे। ठीक है, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा लाभ हो। तो ये हमारी क्लास का पर्पज़ रहता है। तो आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और हमारी जो अभी चल रही है, करंटली पॉलिटी चल रही है, तो पॉलिटी में आज हम देखने वाले हैं, पहला टॉपिक है हमारा जिला प्रशासन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक में जितने भी पीवाई को बने हैं उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। तो ये देखिए, यूपीट्रिपल पैट के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 2025 में कंडक्ट हुआ था और सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर नगर पालिका। क्या है इसका आंसर? नगर पालिका। बोलता गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की प्रगति की निगरानी की जाती है। तो जो गांव होता है उसमें जो आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा होता है, तो उसकी प्रगति की जो निगरानी करता है वो कौन करता है? तो ये होते हैं आपके उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर इसकी जो है निगरानी की, मतलब प्रगति की निगरानी की जाती है। तो कहाँ? उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर। बोलता है सरकार आम लोगों के सबसे करीब है। तो कौन सी सरकार जो है आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो जो होती है आपकी स्थानीय गवर्नमेंट। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले आप जो आपका स्थानीय जो होगा, मंत्री हो या फिर जो भी वार्ड मेंबर होते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले सबसे छोटा जो होता है उस लेवल पे सबसे पहले आप उस पे संपर्क करते हो। फिर वो आपकी बात को बड़े लेवल तक पहुंचाता है। धीरे धीरे करके आपकी बात एक, अगर बात में दम है तो वो एक मतलब अच्छे सीएम या फिर पीएम तक पहुंचती है। ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है स्थानीय जो होता है उस पर भरोसा करते हो। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएम का नेतृत्व करता है। तो ये होते हैं आपके जिलाधिकारी साहब। कह रहा तहसीलदार की नियुक्ति करता है। तो तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल जो है तहसीलदार को नियुक्त करता है। और ये आपका गन्ना पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका 2016 में कंडक्ट हुआ है। बोलता है उप संभागीय अधिकारी के तहत प्रत्येक तहसील में प्रशासन और राजस्व का प्रशासन करता है। तो ये है इसका आंसर तहसीलदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है जिला प्रशासन के क्षेत्रीय इकाई के रूप में जिले का ऐतिहासिक विकास माना जाता है। तो ये है मौर्य काल के विषय से। ठीक है, तो मौर्य काल के विषय से ये जो है जिले का ऐतिहासिक विकास माना जाता है जिला प्रशासन की क्षेत्रीय इकाई के रूप में। ठीक है, ये ऑप्शन में होगा तो उसके हिसाब से आंसर लगाया। तो हम यहाँ पे क्लास क्या कर रहे हैं, रैपिड फायर हमारी ये क्लास होती है जिससे आपका जल्दी रिवीजन हो जाए। 1973 के संविधान संशोधन के अनुरूप जिले के नियोजन एवं विकास नीति को बनाने के लिए उत्तरदायी संस्था है। तो ये है आपकी जिला परिषद। कौन सी है? जिला परिषद। प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है, तो प्रशासनिक दृष्टि से जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी तहसील। आगे बात करता है उपखंड का प्रशासन नियंत्रण में होता है। तो उपखंड का जो प्रशासन है वो किसके नियंत्रण में होता है? वो होता है एसडीएम साहब के। किनके? एसडीएम साहब के नियंत्रण में होता है। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिलाधिकारी साहब, यानी कि डीएम साहब होते हैं। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला स्तर पर नियामक एवं विकास कार्यों में पृथक्करण की सिफारिश की। तो ये करते हैं आपके प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा
जो है पृथक्करण की सिफारिश की जाती है जिला स्तर पर नियामक और विकास कार्यों में। ठीक है। भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई है तो जिला होता है। तो भारत में जो प्रशासन होता है उसकी जो फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद आपका मंडल बनता है, मंडल के बाद आपका फिर स्टेट आता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज के संदर्भ में कलेक्टर की भूमिका। बोलता है साइमन कमीशन 1930 ने जिलाधीश की भूमिका के लिए कहा था कि, तो जो साइमन कमीशन थे जो 1930 में आया था, उन्होंने जिलाधीश की भूमिका के लिए क्या कहा था ये बताना है आपको। तो उन्होंने कहा था कि जिलाधीश को अधिवक्ता, लेखाविद, सर्वेक्षणकर्ता और राजपत्र लेखक होना चाहिए। तो ये कहा था। जी.वी. के राव की अध्यक्षता में बनी कार्ड समिति जो कि आपकी 1985 में बनी है, ने जिला कलेक्टर के संदर्भ में सिफारिश की थी। तो इन्होंने क्या सिफारिश की थी? इन्होंने जो है सिफारिश की थी कि कलेक्टर के विकास और नियामकीय कार्यों में विभाजन करने की इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया गया था। तो ये इनके द्वारा जो था जिला कलेक्ट्रेट के पद का सृजन कब किया गया था? तो 1772 में। संसद, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए जिले स्तर पर चुनाव नियंत्रित और प्रबंधित करता है। तो ये होते हैं आपके जिला मजिस्ट्रेट साहब। जिले स्तर की अगर बात हो रही होगी तो ये डीएम के हाथ में रहेगा, सॉरी जिला मजिस्ट्रेट के। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देते हैं। तो जिला प्रमुख जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? जो संभागीय आयुक्त होते हैं उनको ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। तो ये जिला कलेक्ट्रेट यानी कि डीएम साहब की बात हो रही है, यहाँ भी डीएम साहब की बात हो रही है। अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो इनके ही सौजन्य में जो है जिले के जितने भी चुनाव होते हैं वो इनके ही सौजन्य में होते हैं, डीएम साहब के। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जिला आयोग समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो जिला आयोग समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? तो जिला परिषद का जो प्रमुख होता है वो करता है। जिला कलेक्टर सदस्य होता है। तो जिला कलेक्टर किस चीज का सदस्य होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का, यानी कि आईएएस। ठीक है। राज्य सरकार और जिले के बीच समन्वय कार्य करता है। तो राज्य सरकार और आपके डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो समन्वय का कार्य करते हैं वे करते हैं आपके जिलाधीश। जिला स्तर के राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख होता है। तो ये होते हैं आपके जिलाधीश साहब जी। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे। टॉपिक का नाम है लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे। कह रहा कि लोक नीति का मुख्य उद्देश्य है। तो लोक नीति का जो मेन पर्पस है वो होता है आपका सार्वजनिक समस्याओं का समाधान और सामाजिक आर्थिक विकास करना। ठीक है। लोक प्रशासन के विकास में किस अवधि को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो लोक प्रशासन के विकास में जो सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है वो होता है आपका 1927 से लेकर 1937 के बीच की जो अवधि है उसको सिद्धांतों का स्वर्ण युग माना जाता है लोक प्रशासन के विकास के लिए। राजनीतिक और लोक प्रशासन की पृथक विषय के रूप में माना जाता था। तो वुडरो विल्सन ने ये कहा था। ठीक है। इनके अनुसार जो था राजनीति होगी यानी कि पॉलिटिक्स होगी और लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हो गया वो दोनों एक अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इनके अनुसार वुडरो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन का संचार आयाम केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण युग के दौरान एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में उभरा। तो संचार के रूप में। ठीक है। बोलता लोक प्रशासन में सरकार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायिक शाखाओं से संबंधित हैं। यह प्रतिबिंबित करता है। तो ये क्या प्रतिबिंबित करता है? लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं। बोलता है वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि
उन्होंने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया। इन्होंने ही तो लोक प्रशासन और राजनीति को अलग-अलग माना है। पोस्ट डार्ब के संक्षिप्त रूप में आर का अर्थ है, यानी कि ये जो आर है आपका, ये इसका मतलब पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है रिपोर्टिंग, यानी कि प्रतिवेदन। वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो लक्ष्य है उच्चतर औद्योगिक दक्षता। किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? तो ये कहा है आपके हर्बर्ट मॉरिसन ने। क्या नाम है इनका? हर्बर्ट मॉरिसन। बहुलतावादी सिद्धांत मानना है कि सरकारें विभिन्न हित समूहों से प्रभावित होती होंगी और किसी भी समूह के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाएंगी। तो ये है आपका बहुलतावादी सिद्धांत। ये ऐसा मानता है कि सरकारें विभिन्न हित समूहों से प्रभावित भी होती हैं और किसी भी समूह के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं रखती हैं। तो बहुलतावादी सिद्धांत ऐसा बोलता है। एक जनहित समूह ऐसी नीतियों का अनुसरण करता है जिनके बारे में उनका मानना है कि वे समाज को प्रदान करेंगी तो सामूहिक लाभ। ठीक है। सरकारी नीति को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए हित समूह को किसकी आवश्यकता होती है? तो पैसे की और विशेषज्ञता की, यानी कि स्पेशलिटी की। आगे बढ़ते हैं। राज्य केंद्रीय सिद्धांत यह मानता है कि, क्या मानता है? ये मानता है कि हित समूह अप्रभावी होते हैं, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं होता है। ठीक है। जो आम जो भाषा है उसमें क्या होता है, उनके पास जो है पर्याप्त जो है आपका समर्थन नहीं होता, इसलिए ये हित समूह अप्रभावी होते हैं। अगर उनके पास समर्थन हो तो ये प्रभावी हो जाते हैं। एक औपचारिक संरचना स्थायी सदस्यता आधार और वेतनभोगी कर्मचारियों वाला हित समूह जिसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानते हैं आपको संस्थागत हित समूह के रूप में। सार्वजनिक सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का अपना मामला जनता के सामने ले जाना आमतौर पर हित समूहों द्वारा माना जाता है। ये आपके अप्रभावी होता है। ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की चाह रखने वाले समूहों और व्यक्तियों का एक नेटवर्क जो सक्रिय रूप से सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं द्वारा कार्यरत होता है, आमतौर पर कहा जाता है तो सामाजिक आंदोलन उसको कहते हैं। आगे बोलता है कि नए सामाजिक आंदोलन दबाव बनाने के लिए किस रणनीति पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं? ठीक है, तो ये होगा आपकी सविनय अवज्ञा की। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये। बोलता है लॉबिस्ट अधिनियम 2008 यह सुनिश्चित करता है कि लॉबिस्ट, क्या सुनिश्चित करता है लॉबिस्ट, कि यदि वे अपने समय से अधिक हिस्सा लॉबिस्ट के रूप में व्यतीत करते हैं तो सरकार के साथ पंजीकरण करें। ठीक है। सार्वजनिक नीति चक्र के किस चरण के दौरान सरकार संभावित नीतिगत उपायों की खोज करती है? तो नीति निर्धारण की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्धारण। आगे बढ़ते हैं। बोलता जब कोई संबंधित मंत्री सरकार के इरादों की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, यदि कोई नई नीति लागू की जाती है तो उसे कहा जाता है, तो उसे कहते हैं नीति का कार्यान्वयन। ठीक है। तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि नागरिक स्वार्थी कर्ता होते हैं जिनके निर्णय उनके हितों यानी कि अपनी जरूरतें और इच्छाएं की पूर्ति करते हैं। तो ये होता है आपका तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत। स्वास्थ्य सेवाओं पर मेडिकेयर के नियंत्रण को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है। इसका उद्देश्य निजी सेवाओं को रोकना है। तो ये हो जाएगा आपका व्युत्पन्न बाह्यताएं। रेड जोन माना जाता है, तो रेड जोन क्या माना जाता है? चुनाव चक्र का जो अंतिम 6 महीने का जो समय होता है जब सरकार जनमत संग्रह के डर से नई सरकारी पहल या कठिन निर्णय लेने से बचती है तब, तो उस समय को मानते हैं जब जैसे आपका चुनाव होने वाला तब होता है। मान ले कि आपका जो चुनाव है मार्च है, तो मार्च से जो 6 महीने का जो
मतलब मार्च से जो 6 महीने का पहले का जो टाइम है वो रेड जोन माना जाता है। संघीय सरकार के हित वित्त और वित्तीय निर्णयों पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये होता है आपका वित्तीय प्रशासन अधिनियम का। बजट घाटे के समय दक्षिणपंथी विचारधारा का अधिक संकेत देता है, तो ये होता है आपका करों का रखरखाव। स्वच्छ भारत अभियान किस तिथि को शुरू किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को। राष्ट्रीय धरोहर नगर निगम एवं संवर्धन योजना हृदय शुरू होने पर कितने शहरों में लागू किया गया था? तो ये 12। एकीकृत बाल संरक्षण योजना शुरू की गई थी, तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो शुरू की गई थी 2009 से 2010 के बीच में ये स्टार्ट हुई थी। बोलता है जन भागीदारी योजना किस राज्य द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा। पहल योजना संबंधित है, तो ये आपके एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष स्थानांतरण से संबंधित है, यानी कि आप अगर पहल आ जाए और आपके ऑप्शन में एलपीजी दे रखा हो तो आप टिक कर देना। लोक नीति सरकार के वे नियम हैं जो क्रियान्वयन के से संबंधित होते हैं। यह कथन संबंधित है, तो ये लोक नीति का अर्थ से। भारत में नीति आयोग का गठन किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को, और ये किसके स्थान पर किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर। लोक नीति का मुख्य उद्देश्य है, तो लोक नीति का जो मेन पर्पज है वो है सार्वजनिक समस्याओं का समाधान करना। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है, तो ये बच्चों का टीकाकरण से, यानी कि बच्चों की टीकाकरण से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि नीति निर्माण के एजेंडा सेटिंग चरण का मुख्य उद्देश्य है, तो ये आपका समस्याओं का पहचान करना। सागरमाला परियोजना संबंधित है, तो ये बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। लोक नीति में प्रशासनिक कार्यपालक किसकी भूमिका निभाता है? तो ये नीति क्रियान्वयन में, ठीक है, नीति क्रियान्वयन में ये जो है आपका भूमिका निभाता है कि नीति को किस तरह उसको लागू करना है, किस तरह उसका इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीज़। नीति के प्रकार के रूप में विनियामक नीति यानी कि रेगुलेटरी पॉलिसी का कार्य है, तो इसका जो कार्य है वो विशिष्ट व्यवहारों को मजबूर और नियंत्रित करना इसका मेन पर्पस है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में मुख्य अंतर किस आधार पर है? तो राजनीतिक और कानूनिक बाधाओं के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक। बोलता है आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा सामुदायिक यानी कि सामुदायिक विकास यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट। कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीणों का सार्वजनिक विकास करना, यानी कि ग्रामीणों का हर क्षेत्र में उनका डेवलपमेंट हो। भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो 1952 में 1952 में जो है सामुदायिक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था भारत में। सामुदायिक विकास की धुरी कहा जाता है, तो सामुदायिक विकास की जो धुरी है वो होती है आपकी एक्सटेंशन वर्कर यानी कि प्रसार कार्यकर्ता को जो है सामुदायिक विकास की धुरी बोलते हैं। सामुदायिक विकास का मुख्य लक्ष्य है, तो इसका मेन पर्पज है आपका आत्मनिर्भर और सामुदायिक पहल को बढ़ावा देना, तो ये इसका मेन पर्पज है। तो ये थी हमारी आज की पॉलिटी की लास्ट क्लास, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अब यहाँ पे कल से आपकी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, एक सेकेंड, हमारी यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। हिस्ट्री में हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, आपकी आधुनिक काल और आपका प्राचीन काल और आपका जो मध्य काल है सारे हो गए हैं, और आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।